हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा लांबा एंड यू आर ऑल वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नर वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर लगे हुए मॉलेस्टेशन चार्जेस के बारे में। इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि उनके ऊपर मॉलेस्टेशन चार्जेस सच हैं या झूठ हैं, वो एनीवे हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि इसमें जो रिलेटेड लीगल प्रोविजंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है आर्टिकल 361 की और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की। तो हमें इनके बारे में जानना है कि क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं और इनकी क्या रेलेवेंस है। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका आपको इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मुझे आपको बताना है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू टेल यू कि स्टडी IQ जुडिशरी ने लॉन्च किया है P2I बैच 2, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 11 मई से। आप एडमिशन ले सकते हैं 29,999 में। आपको ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको मिलेगा मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करने के बाद। सो इफ़ यू यूज़ माई कोड निशा लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच के बारे में फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माय टेलीग्राम। ये मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स हैं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं आपको P2I बैच के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाला है। तो जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में जो अभी हाल ही में हुआ है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं CV आनंदा बोस, उनके ऊपर उन्हीं के स्टाफ राजभवन की एक फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ने गवर्नर के खिलाफ लगाए हैं मॉलेस्टेशन के चार्जेस। उन्होंने बोला है अपनी रिटन कंप्लेन में कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने उनके साथ 2 बार छेड़छाड़ की है और इसी के लिए उन्होंने एक रिटन कंप्लेन अपनी फाइल की है। तो ये रिटन कंप्लेन पुलिस ऑफिसर ने जनरल डायरी के अंदर एंटर कर लिया है। इसके ऊपर FIR की लॉन्च होने की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और इसमें अब मुझे आपको बताना है आर्टिकल 361 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 प्रोवाइड करता है एक इम्यूनिटी गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। इस इम्यूनिटी के चलते जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, बेसिकली जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती, ना ही वो प्रोसीड की जा सकती है टिल द टाइम दे आर इन ऑफिस। उस टाइम तक, जब तक उनका जो टेन्योर है, जो उनका पीरियड है टू होल्ड द ऑफिस, उस टाइम तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना इनिशिएट की जा सकती है, ना उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। उनके किसी भी एक्शन को, कोई भी एक्शन जो वो लेते हैं वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, उसको भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी एक्शन दैट दे परफॉर्म वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। तो ये हो गया आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगा जिसमें गवर्नर या प्रेसिडेंट की अरेस्ट हो सके। तो यहाँ पे इसका जो कंप्लेन है, इस कंप्लेन में क्या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है? अभी ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पुलिस ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने समन्स इशू किए हैं टू द राजभवन स्टाफ, और वो जो CCTV की फुटेज है उसको भी दे आर प्रॉबिंग दैट। ठीक है, तो उसके अंदर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये होल्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि अगर कोई पर्सनल कंडक्ट के ऊपर भी लीगल एक्शन, मतलब अगर कोई ऐसे एलिगेशंस हैं मैजिस्ट्रेट या गवर्नर के पर्सनल कंडक्ट को लेकर भी कोई एलिगेशंस हैं, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो अभी इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी के लिए वी हैव टू वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमें बात करनी है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, तो ये हमारा, हम लोग पॉश एक्ट बोलते हैं इसको, बट इसका पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट लेकर आने का क्या कारण था? एक कारण तो है हमारा लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का ये जजमेंट है, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस, फेमस विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई थी, जिसमें which talk about
सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसको कैसे कर्ब करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रिड्रेसल होगा उसका, उसके बारे में ये गाइडलाइंस दी गई थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे ये एक्ट एनैक्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है विमेन के साथ एट वर्क प्लेस, वो वायलेट करता है उनके आर्टिकल 14, 15 और 21 को। विमेन हैव अ राइट, विमेन के पास राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब अगर वो किसी जगह पे काम करती हैं, आप खुद सोचिए, इफ अ वुमेन इज वर्किंग एट अ वर्क प्लेस और वहां पे शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, देन विल शी बी एबल टू वर्क? शी विल बी कंपेल्ड टू लीव द वर्क। तो ऐसे में जो उनको राइट मिला है, आर्टिकल 19 में भी उनको राइट मिलता है, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी बिजनेस, सर्विस, ट्रेड एक्सेट्रा। तो जो ये उनको राइट मिला है, क्या वो इस राइट को ठीक से एक्सरसाइज कर सकती हैं, फुल्ली एक्सरसाइज कर सकती हैं इफ दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू दी सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस? आंसर इज नो, नहीं कर सकती हैं। जब वो ऐसा नहीं कर सकती हैं तो ऐसे में ज़रूरी है इस तरह का कानून लेके आना, जो आर्टिकल 15 भी अलाउ करता है स्टेट को कि आप विमेन और चिल्ड्रन के लिए इस तरह के कानून ला सकते हैं। और फिर हमारा है आर्टिकल 21, जो आपको प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, जिसके अंदर आपका आता है राइट टू डिग्निटी भी। राइट टू डिग्निटी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो एक वुमेन का राइट है, राइट टू डिग्निटी, और वहां पे बेसिकली इफ शी हैज अ राइट टू डिग्निटी, दैट मीन्स कि उनका जो सेक्सुअल मॉडेस्टी है दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे जानते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। बेसिकली जो यहाँ डेफिनेशन प्रोवाइड किया ना, दैट इज सिमिलर टू सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। जो आईपीसी की डेफिनेशन है, आईपीसी में जो डेफिनेशन दे रखी है वैसी ही डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। तो इसके अंदर वर्बल कंडक्ट, नॉन वर्बल कंडक्ट भी आता है। मतलब इफ समबडी शोइंग पोर्नोग्राफी टू द वुमेन विदाउट हर कंसेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई अनवेलकम एक्ट करता है विच इज ऑफ सेक्सुअल नेचर, शोइंग पोर्नोग्राफी, डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स, यू नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं किसी वुमेन के साथ एट द वर्क प्लेस एंड विदाउट हर कंसेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके कंसेंट के बिना कोई ऐसा वर्बल या नॉन वर्बल एक्ट करते हैं, कोई ऐसा जेस्चर करते हैं, तो यहाँ पे आप सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो डेफिनेशन, ये जो एक्ट है, ये क्यों लेकर आया गया था? आपको एक रीजन तो मैंने बता दिया कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की वजह से आया था। दूसरा मैंने आपको बताया टू इंश्योर द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो ये मैंने आपको बताया। तीसरा रीजन है सीडो। इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। दिस इज अ कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इंडिया इसकी पार्टी बहुत सालों से है, और आई थिंक 1993 में इंडिया ने इसको रैटिफाई किया था, और उसके बाद से 2013 के अंदर ये कानून फाइनली लेकर आया गया। इस कन्वेंशन की रिकमेंडेशन थी कि जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं उनको इस तरह का कानून लेकर आना है जिससे कि विमेन के अगेंस्ट हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। तो उनमें से एक डिस्क्रिमिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या मेन को प्रोटेक्ट करता है? डू यू थिंक दैट दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स मेन? ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो वुमेन है, शी कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज की हो सकती है वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन दे रखी है। इस अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन के लिए मैं आपका एक चार्ट भी बनाकर लेकर आई हूँ। अग्रीव्ड वुमेन में ये सब आ सकते हैं। वो वुमेन वर्किंग हो अगर वो एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है, या फिर रेगुलर या टेम्परेरी बेसिस पे या एड हॉक बेसिस पे काम कर रही है। इनफैक्ट अगर वो वॉलंटरी, जैसे एनजीओज में आप वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, वहां पे आपको रिम्यूनरेशन नहीं मिलती है, तो वो भी, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर रिम्यूनरेशन, तो भी आप इसके अंदर कवर होंगे। और अगर आप डायरेक्टली आपको एम्प्लॉय किया गया है या थ्रू एजेंट एम्प्लॉय किया गया है, तो भी आप यहाँ पे आएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ट्रेनर हैं, ट्रेनी हैं, प्रोबेशनर है, अप्रेंटाइज है, या फिर कोई और नाम, जैसे इंटर्न भी एक नाम हो सकता है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ शी इज विजिटिंग अ वर्क प्लेस एंड स्टूडेंट, ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये सेक्शन के अंदर नहीं लिखा है, ये जजमेंट्स से आप ले सकते हैं इनको। ये जो नीचे के बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सेक्शन से डायरेक्टली उठाए गए हैं। वर्क प्लेस की डेफिनेशन भी दे रखी है ताकि वर्क प्लेस भी डिफाइंड हो।
वर्क प्लेस में ये नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, इवन ड्वेलिंग हाउस, ये भी वर्क प्लेस में आएगा। तो अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प काम करती है एंड इफ शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो वो भी प्रोटेक्टेड है अंडर दिस एक्ट। ओके, इस एक्ट में रिड्रेसल के मैकेनिज्म के लिए 2 कमिटीज बनाई गई हैं। एक कमिटी है इंटरनल कंप्लेन कमिटी और दूसरी कमिटी है लोकल कंप्लेन कमिटी। तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी कहाँ पे बनाना जरूरी है? कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि वो एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी को फॉर्म करे। अगर वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी को फॉर्म नहीं करता है, इन दैट केस ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस। ऑलराइट, उसकी ड्यूटी है कि वो वुमेन को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेकेंड, जो लोकल कंप्लेन कमेटी है, ये फॉर्म की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसको फॉर्म कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट, ये जो लोकल कंप्लेन कमेटी है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास किसकी कंप्लेन्स आएंगी? देखिए, इसको हम चार्ट की फॉर्म में समझते हैं। देयर इज एन अग्रीव्ड वुमेन, उसके साथ एक एक्ट हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का। ठीक है, और अब वो कंप्लेन करेगी। वो कंप्लेन कहाँ पे करेगी? वो कंप्लेन 2 जगह कर सकती है। एक तो वो कंप्लेन कर सकती है आईसीसी में, ठीक है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, और दूसरा वो कंप्लेन कर सकती है एलसीसी, लोकल कंप्लेन कमेटी। आप एक्ट में अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आईसी और एलसी लिखा है। ठीक है, तो दैट इज शॉर्ट फॉर इंटरनल कंप्लेन कमेटी एंड लोकल कंप्लेन कमेटी। कंप्लेन फाइल कर रही है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेन फाइल करेगी। किस दिन से? फ्रॉम डेट ऑफ एक्ट। तो जो उसका जिस दिन उसके साथ वो एक्ट किया गया है, और जिस दिन अगर मल्टीपल टाइम्स वो एक्ट किया गया है, तो फिर जिस दिन आखिरी बार वो एक्ट किया था उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। 3 महीने का टाइम उसके पास है। ये कंप्लेन वो खुद भी फाइल कर सकती है। अगर वो खुद फाइल नहीं कर सकती है फॉर एनी रीजन, तो उसके जो लीगल एयर्स हैं वो भी फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर किसी रूल के अंडर कोई और इंसान आता है वो भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 महीने का टाइम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 3 महीने के अलावा उसे और 3 महीने भी मिलेंगे, और जो ये उसको एडिशनल 3 मंथ्स मिल रहे हैं, इसके लिए रीजन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड कि क्या रीजन रहा है जो वो शुरू के 3 महीने के अंदर कंप्लेन नहीं लॉन्च कर पाई, उनको बाद में। और जो ये कंप्लेन है, ये 3 महीने का रीजन बता दिया, और ये दिस कंप्लेन नीड्स टू बी इन राइटिंग। रिटन कंप्लेन फाइल होगी। अगर वो राइटिंग में नहीं दे सकती हैं तो जो कमिटी है वो उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये इसका आपको मैंने बताया। अब इसके अंदर फिर एक प्रोविजन है इनके बीच में, कोर्ट ट्राई करेगा, कोर्ट नहीं, जो कमिटी है वो ट्राई करेगी कि इनके बीच में कंसिलिएशन हो जाए, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ग्रीवस ऑफेंस नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ग्रीवस ऑफेंस होगा तो वो आईपीसी में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यहां पे द ऑफेंस इज नॉट वेरी ग्रीवस, कमिटी विल ट्राई फॉर कंसिलिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीवस ऑफेंस नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ग्रीवस या बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का या हीनस नेचर का ऑफेंस होगा तो वो दैट विल बी ट्रीटेड अंडर आईपीसी, उसको आईपीसी के हिसाब से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिलिएशन की कोशिश करेंगे। अगर कंसिलिएशन हो गई तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि सेटलमेंट हो जाएगा इनके बीच में आपस में। सेटलमेंट के लिए मॉनेटरी बेसिस नहीं होगा, मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन विल नॉट बी द बेसिस फॉर सेटलमेंट, और जो बाकी टर्म्स हैं वो उसके हिसाब से सेटलमेंट होगा। दूसरा है कि मान लो दे डिड नॉट सेटल, उन्होंने सेटल नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर होगी इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? अगर तो उन्होंने सेटल कर लिया तो फिर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर उनका सेटलमेंट नहीं हुआ फिर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद जो इसकी रिपोर्ट है, इंक्वायरी की रिपोर्ट 60 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कमेटी को। इंक्वायरी कौन करेगा? ये कमेटी इंक्वायरी करेगी। ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद कमेटी रिकमेंड करेगी एक्शंस, और फिर वो एक्शंस कौन लेगा? एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इस हिसाब से ये चलता है। तो ब्रीफली मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे इंक्वायरी होगी और क्या क्या इसके अंदर रिड्रेसल मैकेनिज्म है। और ये जो ऑफेंस है सेक्सुअल हैरासमेंट का, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट।
इफ यू वांट, देखो इसमें एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटी भी प्रोवाइड कर रखी है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, और प्रोसीडिंग्स, इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें असिस्ट करना है। P2I बैच के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। इस बैच की ड्यूरेशन रहेगी 2 साल की। आपका जो सिलेबस है वो 10 से 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मतलब आप जो लाइव क्लासेस लेंगे वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपकी ऐप पे अवेलेबल रहेंगी। आप उनको पूरे 2 साल तक कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपको वो रिकॉर्डिंग्स आपकी ऐप से हट जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस 2 साल के दौरान जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जिन स्टेट्स की नोटिफिकेशंस आएंगी, उनके लिए हम क्रैश कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो जितने भी क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे उन सभी क्रैश कोर्सेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैठने का मौका मिलने वाला है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको इस बैच में मॉक्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको 6 मॉक्स मिलेंगे जिनके आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, और इवैल्यूएट करके पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर्स में कहाँ क्या कमी है और आप इनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू क्लियर मेंस, तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए भी आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। जो रिटायर्ड जजेस का पैनल आपका मॉक इंटरव्यू लेगा और आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको हिंदी के हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। जो क्लासेस होंगी, जो लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आप टीचर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिससे आप अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और भी बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये बात आप मैसेजेस में, या फिर मैसेजेस के अलावा आप हैंड रेज करके, वहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे हैंड रेज करने का ऑप्शन होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके टीचर से वर्बली भी बात कर सकते हैं। और आपके जो भी लेक्चर्स होंगे उनके आपको मिलेंगे इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स, हिंदी में हैंड रिटन नोट्स, और आपको डेली MCQs मिलेंगे। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, शाम को आपको उसके हिंट्स दिए जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर आपको सभी जितने भी मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, वो करवाए जाएंगे। आपके लोकल लॉज के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। मेजर माइनर लॉज के लिए आपकी लाइव क्लासेस होंगी। जो लोकल लॉज हैं, 15 स्टेट्स की लिस्ट है हमारी, आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। उन 15 स्टेट्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं उनके लोकल लॉज के लिए। आपका GK GS यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, जिसमें स्टैटिक GS, आपका करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, वो सब कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी इंग्लिश आपको प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। तो आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 29,999 में मिल जाएगा। दैट मीन्स 30,000 के अंदर आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव यूज़ करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।